इन सब के बीच में आपको एजुकेशन का डॉन क्यों कहा जाता है? का पॉजिटिव सेंस है तो उसका स्वागत है, अगर नेगेटिव सेंस है तो मैं समझता हूँ कि ये भ्रम, ये मिथक भी दूर होगा एक आने वाले समय में। बाराबंकी की धरती पर ये पहला रिजल्ट ऐसा होगा जो साई इंटर कॉलेज बड़े ग्रांट देने जा रहा है। जब कंपटीशन में सैकड़ों बच्चे निकलने लगेंगे तो मैं समझता हूँ कि लोग स्वयं कहने लगेंगे कि नहीं, दम है, बन देंगे। एक कहानी आपको याद होगी, 3 इडियट्स की। उसमें 3 दोस्त होते हैं और तीनों किन परिस्थितियों में कॉलेज में जाते हैं, उनकी शरारतें होती हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम आता है तो वो किस तरीके से टॉप करते हैं। और उसके बाद वो चाहते तो बड़ी बड़ी नौकरी में जा सकते थे, लेकिन वो आम बच्चों की मदद के लिए एक इंस्टीट्यूशन खोलते हैं। उसका रणछोड़ दास आपको याद होगा। हमारे साथ भी एक ऐसे रणछोड़ दास आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं जिन्होंने बीते 10-15 सालों में एक उत्तर प्रदेश में हंगामा कर दिया है। एक साई इंटर कॉलेज है इनका, इसके बच्चे लगातार प्रदेश की मेरिट लिस्ट में टॉप करते चले आ रहे हैं। सुरेन वर्मा जी हैं। थोड़ा सा हम घुमा के आपको यहाँ पे लाए हुए थे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में, हमारे पॉडकास्ट। धन्यवाद परवेश भाई। बिल्कुल, जब बात वहाँ से शुरू हुई है तो स्कूल डेज से शुरू करते हैं, जहाँ आपकी वो शरारतें भी रही होंगी और उन परिस्थितियों में कैसे आप पढ़ाई कर रहे होंगे उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मिडिल क्लास में क्या होता है कि शिक्षा पर बहुत जोर दिया जाता है जी, कि आप गांव से, अपने कस्बे से निकल कर जाएं तो आप शिक्षित हो। हम लोगों में एक अच्छाई थी कि शरारतों के बावजूद जो कल्चर था अपना वो कभी नहीं भूले। तो हम लोग कॉलेज के टाइम ही पठन पाठन का काम शुरू कर दिए थे। मुझे याद है कि कॉलेज के टाइम ही सबसे पहले कोचिंग में, लखनऊ में स्थित थी कोचिंग, महानगर कोचिंग इंस्टीट्यूट महानगर। वहाँ एक टीचर चला गया था केमिस्ट्री का। तो अब मैं तो कुछ जानता नहीं था, मैंने पढ़ाई से मेरा कोई मतलब पढ़ाने से कोई लेना देना ही नहीं था। तो एक लोग थे, कहने लगे वहाँ केमिस्ट्री की फैकल्टी चली गई है, 4-5 दिन उस क्लास नहीं हो रहे हैं, आप चाहें तो पढ़ा दें। तो मैं ऐसे ही गया था चेक करने कि देखिए मैं पढ़ा पाऊँगा नहीं पाऊँगा। तो पहले लेक्चर मुझे याद है कि उस समय मेरे मूछ वगैरह भी नहीं हुआ करती थी, कॉलेज के पीरियड था। तो हम गए और मुझे याद है कि 50 मिनट का क्लास था। उसके बाद जिसका क्लास था वो भी बेचारा 15 मिनट खड़ा रहा, यानी मैंने करीब 1 घंटे 5 मिनट तक मैंने उसकी क्लास लिया और उसमें मैंने कुछ किया नहीं, केवल बच्चों को फार्मूले याद कराए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। केवल फार्मूले याद कराए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेंजीन से लेकर के टालविन, एनालिन, सबके फार्मूले बच्चों को जबान पे करीब 40-50 फार्मूले रटा दिए। मुझे नहीं लगा कि मैंने अच्छा पढ़ाया खराब पढ़ाया। बाहर निकल के आए तो उसमें फ़ोन वगैरह का बहुत कम चलते थे, नहीं बल्कि चलते थे। तो हमने सोचा पता नहीं कल ये बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे हमको पढ़ाने के लिए। तो चलते समय फिर चाय वाय पिए, फिर 1 घंटा बाद पूछा मैंने कि क्या कल हमें आना है, आप बता दें। तो कहीं ज़रा बच्चों से रिस्पॉन्ड ले लें, फिर बताते हैं आपको। वो आए वापस क्लास से, बताए कि नहीं सर कल आपसे आपको आना है। और बच्चे बड़े खुश हैं, कहे कि बहुत अच्छा पढ़ाए, हमको भी अच्छा लगा। तो ये पठन पाठन का दौर तब से शुरू हुआ। फिर एक समय ऐसा था कि लखनऊ के ट्रांस गोमती में 4-5 कोचिंगें थी, सब में केमिस्ट्री के कॉमन टीचर हम ही हुआ करते थे। अगर वो एक कोचिंग में बच्चा जाए और केमिस्ट्री पढ़े और सोचे कि अगली कोचिंग में हमको हो सकता दूसरा कोई केमिस्ट्री टीचर मिल जाए, तो अगर वो कोचिंग चेंज करता था तो केमिस्ट्री टीचर कॉमन उसको मिला करता था। तो एक वो दौर था, शुरू किया। फिर वहाँ से आए बाराबंकी भी मैंने कोचिंग डाली और सन 98 से लेकर के 2003 तक के कोचिंग चली, भयंकर कोचिंग चली। अच्छा, आपकी शुरुआत मतलब जब आप आए तो उसके बाद गाँव से आए थे शहर जी, तो वो दौर कैसा था, कितना मुश्किल था? हाँ, भाई मुश्किल बहन दौर था। आप 4 भाई 1 बहन थी आपकी, तो परिस्थितियाँ कैसी थी उस वक्त? परिस्थितियाँ उस समय ये समझ लीजिए परवेश भाई कि हम लोग महीने भर का एक लिमिटेड पैसा पाते थे, उसी में पूरे गुजारा करना होता था। और लखनऊ में ही रहे, छोटे भाइयों को भी हमने अपने अपने एडजस्ट किया। छोटा भाई भी एक हमारे साथ रहा। पहले तो एक ट्रेंड था कि आपने इंटर कर लिया अब आपको बीएससी करना है, बीएससी कर लिया अब आपको एमएससी करना है, और करना हो तो आप पीएचडी कर लीजिए। तो एक ट्रेंड था उस दौर में। तो हम लोग उस जो चूँकि 90 और 95 के दौर से गुजरे हैं, तो वहाँ पर तो या तो फिर आप बहुत अच्छे घर से हैं तो आप मेडिकल की तरफ चले जाइए या इंजीनियरिंग की तरफ चले जाइए। तो हम लोग वही एक जो परंपरागत ट्रेंड था कि अब हाई स्कूल हो गया, अब आपको इंटर करना है,
इंटर हो गया, अब आप बीएससी में एडमिशन ले लीजिए, बीएससी कर चुके अब आप एमएससी कर लीजिए। तो वो जो ट्रेंड था उसी पे हम लोग चलते रहे। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही हमें पढ़ाने का मौका मिल गया। और मुझे याद है कि उस दौर में कई चीज़ें ऐसी थी कि जो पढ़ाने के दौरान मुझे पता भी नहीं थी कि हमको कल क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। कई चीज़ें ऐसी थी कि रात में मुझे तैयारी करके जाना पड़ता था कि सुबह लेक्चर देना है। उस लेक्चर से रिलेटेड चीज़ें हम पढ़ के जाते थे। और ये भी मुझे याद है अच्छी तरीके से कि कई चीज़ें हमने पढ़ने के दौरान नहीं सीखी जो पढ़ाने के दौरान सीखी है। रात रात में 1-1 बजे तक के पढ़ा करके, चूँकि किताब लेकर पढ़ाने की हैबिट नहीं थी जी। ये आप ये समझ लीजिए कि तब से लेकर आज तक के मैंने कभी किताब लेके नहीं पढ़ाया है। इवन न्यूमेरिकल भी, जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जैसे कठिन चैप्टर थे, तो उस समय डॉक्टर के.एम. शर्मा की एक बुक चला करती थी, उसके एक न्यूमेरिकल मुझे जबान पे रट गए थे। बाद में और राइटर भी आए, पी बहादुर और क्या क्या, तो सबके राइटरों के लगभग किताबों के क्वेश्चन जो बैक साइड के थे एक्सरसाइज में, वो जबानी रट जाया करते थे। बच्चा एक लाइन बोलता था कि चूने पत्थर के एक नमूने के, वैसे मैं बोलता था कि इसमें 89% आंसर आएगा। अच्छा, अच्छे स्टूडेंट थे तो आपने नौकरी में जाने का नहीं सोचा? हाँ, बात आपकी सही है। ये एक ऐसा दलदल है शिक्षा, दलदल तो कहना थोड़ा गलत है, लेकिन इसमें अगर कोई पढ़ाने पे उतर आए तो उसकी अपनी पढ़ाई वहीं पर रुक जाती है। अच्छा, तो फिर वहीं से मतलब। और उसमें हुआ क्या कि पहली बार जब मैं पढ़ाने गया कोचिंग, मुझे याद है उस दौर में मुझे 3,000 रुपये पहले बार में मिले, 1 महीना पूरे होने के बाद। वो 3,000 रुपये मुझे टानिक का काम किए कि मैं केवल 3 क्लास पढ़ाता हूँ और 3,000 रुपये मिल रहे हैं। धीरे धीरे इसमें और बढ़ते चले गए। फिर अपने पेरेंट्स तो एक्सपेक्ट करते थे या डॉक्टर या इंजीनियर? पेरेंट्स तो बहुत 2 साल तक जान ही नहीं पाए कि हम पढ़ाते भी हैं। अच्छा, जब खर्चा लेना घर से हमने बंद कर दिया कि अब हमें नहीं चाहिए, हमारा काम चल जा रहा है, और बल्कि छोटे भाई को भी हमारे पास भेज दीजिए, उसका भी हम चला लेंगे, तब पेरेंट्स को पता चला। तो थोड़ी बहुत डांट भी पड़ी कि अब इसमें अपनी पढ़ाई देखो, ये सब चक्कर न तो कोचिंग में जब कॉलेज खोलने का फैसला किया जी, तो क्या सोच के किया था आप लोगों ने? एक्चुअली में कोचिंग में तरह तरह के बच्चे आते थे, कई कॉलेजेस के। तो किसी किसी बच्चे का बेस बहुत अच्छा होता था, किसी का बेस बहुत कमज़ोर होता था। तो मैंने फिर लकड़ा बाग में श्री साईं इंटर कॉलेज के नाम से सन 2004-05 में इसको डाला, और बाराबंकी के गार्जियन का बहुत सपोर्ट मिला, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपका कॉलेज आया 2004-05 में, उससे पहले बाराबंकी में ऐसा नहीं कि बच्चे नहीं आते थे, कभी कभार होता था कि जो है वो जो प्रदेश की मेरिट लिस्ट होती थी उसमें कोई बच्चा 8, 10, 5, 4 कभी कभी आता था। आप लोग आए और पहले साल से ही ये मेरे ख्याल में शुरुआत हो गई आपकी, और फिर आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये एकदम टॉप पोजीशन पे अपने बच्चों को जो है वहाँ पे जो है काबिज कराया। इसके पीछे की कहानी? इसके पीछे सीधी सी कहानी ये है कि ईमानदारी से किया गया काम का प्रतिफल जरूर मिलता है। बच्चों को पहले उनकी नब्ज टटोलनी होगी कि बच्चा क्या चाह रहा है, किस लेवल पर है, उसको लेवल वाइज सेक्शन देने होंगे, उसको लेवल वाइज पढ़ाई करानी होगी। क्योंकि हम साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट रहे हैं और साइंस ही स्ट्रीम पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे की नब्ज हम अच्छी तरह जान रहे हैं कि बच्चा किस लेवल पे है। पहले बैचेस को डिवाइड करना शुरू किया कि बच्चा इस लेवल पे है तो हमें इस लेवल तक इसको ले जाना है। बच्चा मीडियाकर है तो उसको मीडियाकर लेके जाना है। तो होता क्या, आपके क्लास में कितने बच्चे होते थे? मुझे लग रहा है लगभग 50 बच्चों का क्लास। उसमें कितने बच्चे आप कैसे सेलेक्ट करते थे कि ये बच्चे हमारे जो है? जी, शुरुआती जब दौर में बच्चा आता है, 1 महीने पढ़ाई करता है, उसके बाद टेस्ट होते हैं, तो 1-2 टेस्ट के बाद उसकी पोजीशन लगभग साफ हो जाती है कि इस बच्चा किस लेवल पर जा रहा है। उसके कई चीज़ें और भी देखते हैं, बच्चे के अंदर भूख कितनी है। अगर भूख नहीं है तो हमें भूख बढ़ानी होगी। टीचर का काम केवल शिक्षा देना नहीं है, उसकी भूख भी बढ़ाना है, उसके अंदर ऐसी उसको मोटिवेट भी करना है कि कैसे पढ़ाई आप करें। तो ये जो मोटिवेशनल सेशन है, जो मोटिवेशन होता है बच्चे का, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अच्छा, तो वो बच्चों के वो आप अलग अलग बैच बनाते थे जी, और उसके बाद फिर उस तो कितने घंटे पढ़ाई या बाद में घर में ट्यूशन या कैसे होता था बच्चों की पढ़ाई? बच्चों की पढ़ाई का तरीका यह है कि सबसे पहला काम यह है कि शुरुआत में ही हमने अच्छे टीचर का सिलेक्शन करने की कोशिश की। ठीक है। तो आपकी ये टीम वर्क है।
स्कूल के जो टीचर्स हैं उसके बगैर सपोर्ट के कुछ भी संभव है नहीं। तो उनका सपोर्ट केवल ऐसे न हो कि बच्चे और उनके बीच हो, हमारे बच्चे, गार्जियन और टीचर के बीच एक ब्रिज का काम हो। ऐसा ब्रिज हो जहाँ पर बच्चे को आगे कैसे बढ़ाना है इस पर मंथन हो, चिंतन हो। ये सब हमने किया और हर बच्चे के क्लास डिवाइड किया उसके लेवल के हिसाब से। जो टॉप बैच हुए हमेशा उनसे अच्छा रिजल्ट आया। तो पहली बार में कौन सी पोजीशन आई थी बच्चों की? मैं समझता हूँ 6 पोजीशन से शुरुआत हुई थी। 6 पोजीशन, जहाँ तक मुझे याद है 6 या 5th पोजीशन से शुरुआत हुई। अच्छा, फिर तो एकदम से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और लगातार आपने और सारे स्कूल को पीछे छोड़ दिया? नहीं, पीछे छोड़ने कोई मंशा नहीं है। सब अपने भाई लोग हैं, सबके अपने सब अपने हिसाब से पूरी क्षमता से काम करते हैं। अब चूंकि हम उस फील्ड से आए हैं, कोचिंग फील्ड से, तो हमें नब्ज टटोलना बच्चे को अच्छे तरीके से आता है। अच्छा, शुरुआत में जब आपके बच्चे टॉप करते थे प्रदेश में जी, तो आरोप लगने शुरू हो गए थे जी, इधर वो आपका पूरी सेटिंग होती है जी, और क्या वहां से आप कॉपीज चेंज कराते हैं या कॉपी दूसरी लिखी जाती है, क्या इस टाइप की कोई चीज मतलब आपके ऊपर ना भी हो तो क्या संभव है कहीं? सर संभव है ही नहीं। ये सब इम्पॉसिबल बातें हैं और बेबुनियाद बातें हैं। होता क्या है कि जब किसी ही एक ही स्कूल से कई लगातार बच्चे टॉप करते हैं तो ये प्रश्न उठना स्वाभाविक भी है। मैं इसको किसी को दोषारोपण नहीं मानता हूँ, लेकिन वही बच्चे आगे चलकर कंपटीशन में भी अगर क्वालिफाई हो रहे हैं अब, तो ऐसी कंडीशन में ये इल्ज़ाम अपने आप दूर हो जाते हैं। कई बच्चे आपके यहाँ से निकले और हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट आपने बताया। पहले क्या होता था कि बच्चे मेरिट में आते थे लेकिन फिर वो आगे जाके मतलब उनको बहुत अच्छे जगह पे दाखिला भी नहीं मिलता था, उनका अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हो पाता था। फिर आपके यहाँ के बच्चे गए आगे, फिर हम लोगों ने कवर भी किया बहुत बार और बड़े कंपटीशन उन्होंने बीट के, IIT के, JEE और बहुत सारे। आप बताइए थोड़ा उस बारे में। हाँ जी, एक ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास जो मेरिटोरियस भी रहे हैं और आज आगे बहुत अच्छे मुकाम पर हैं, क्लास 1 अफसर भी हैं। अभी एक लड़का IPS में हुआ, वो भी हाई स्कूल की मेरिट सूची में स्थान बनाया था। इसी तरह से अभय एक बच्चा था जिसमें IIT में एडवांस में 197 रैंक भी साथ में अर्जित की थी। एक बच्चा मृदुल राकेश मिश्रा था, मुझे याद है अच्छी तरीके से, उसने IES क्वालिफाई किया और गेट में ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास जो ये एकेडमिक के साथ कंपटीशन में बहुत अच्छा किए हैं। जी जी जी। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइए, बोर्ड के एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आ गए जी, और बच्चे जो हैं, बच्चों में फोबिया हो जाता है एग्जाम जब करीब आते हैं उनके, तो वो बच्चे जो अभी बचा हुआ वक्त है उसमें कैसे अपना वो प्रिपरेशन कर सकते? बच्चों से मैं एक सलाह दूंगा, अगर अब कुछ नया पढ़ने का समय नहीं है, जो आपने रायता फैला रखा है 1 साल, बस उसको समेटने का वक्त है। जी। रायता मीन्स क्या है कि जो आपने पढ़ रखा है उसको आप कंठस्थ करने के, याद करने का, सूचीबद्ध करने का समय है। आपने जो कुछ पढ़ रखा है उसको आप तैयार करें, लिखने की शैली बढ़ाएं, क्योंकि एग्जामिनर के पास कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है कि वो ऐसे नंबर दे दे। वो आपकी कॉपी को एग्जामिन करेगा, उसी से आपका भी एग्जामिनेशन होगा। तो कॉपी पे आपको कैसे बातें लिखनी है, किस शैली में लिखनी है, कैसे प्रस्तुतिकरण करना है कि आपको नंबर देने पे विवश हो जाए। जी जी। तो इसके लिए सबसे पहले जो हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के बोर्ड के एग्जाम दे रहे बच्चे, उनसे मैं यही कहूँगा कि उत्तर को आप स्पष्ट लिखें। अगर कोई न्यूमेरिकल है या कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तो फार्मूला स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए कि आपने कौन सा फार्मूला उस क्वेश्चन में अप्लाई किया है। उसके बाद जब लास्ट में उसका आंसर या सलूशन आ जाए तो उसको बॉक्स में पैक कर दें। एग्जामिनर की नज़र आपकी गलतियों पर पड़ती है, अच्छाइयों पर नहीं पड़ती है। कोई ऐसा मौका कतई न दें कि आपको गलत चीज़ों पर उसकी नज़र पड़े। केमिस्ट्री आपका बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है, आप इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री के स्टूडेंट के बारे में क्या कहना चाहते हैं? केमिस्ट्री के स्टूडेंट में 3 बातें मूल रूप से होती हैं। एक थियरी, दूसरा न्यूमेरिकल्स, तीसरा रिएक्शंस। थियरी पोर्शन बच्चे का लगभग तैयार होता है, प्रॉब्लम उसको आती है न्यूमेरिकल्स में और रिएक्शंस में।
रिएक्शंस के ट्रिक्स होती हैं, मैकेनिज्म होती हैं, आप उस पर जाएं, रटने का प्रयास रिएक्शन को ना करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रिएक्शंस हैं उसमें नेम रिएक्शंस जितनी हैं आप उनको एक बार दोबारा रिवाइज कर लें, क्योंकि बोर्ड का कोई भी एग्जाम किसी भी बोर्ड का हो, आईसीएसई हो, सीबीएसई हो या यूपी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड कोई भी हो, उसमें नेम रिएक्शंस 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप नेम रिएक्शन पे फोकस कर लें कायदे से, और जितने फिजिकल केमिस्ट्री हैं उसमें जहाँ जहाँ पर जो फार्मूले अप्लाइड होते हैं उन फार्मूलों को एक डायरी बना लें या एक पेज पर नोट कर लें और उनको या आप जहाँ पढ़ते हैं उसके टेबल के सामने लगा दें। सुबह शाम आप देखते रहेंगे, याद हो जाएंगे, बिल्कुल टेंशन पालने की जरूरत नहीं है। संजय, ये बताइए कि आपका पहले लपेड़ा बाग में जो है वो साई इंटर कॉलेज था, आपने लगातार रिजल्ट अच्छा दिया, उसके बाद आपने बड़ेल में उसकी एक ब्रांच दूसरी खोली है जहाँ पे कॉम्पिटिटिव पढ़ाई होती है, लेकिन वहाँ की एजुकेशन सुना है बहुत महंगी है, तो उसमें बच्चे कैसे एडजस्ट हो पाएंगे जो आम घरों के हैं? परवेज भाई, क्या है कि जो पहले तो ये बताइए कि वहाँ का क्या खास है, उस दोनों कॉलेज में फ़र्क क्या है? जो साई इंटर कॉलेज लपेड़ा बाग है इस पे हम एकेडमिक पे फोकस ज़्यादा किए हैं। अच्छा। लेकिन जो बड़ेल ब्रांच है वहाँ पर एकेडमिक के साथ कॉम्पिटिटिव माहौल बनाने का प्रयास मैंने किया है बाराबंकी में, कि हमारे बच्चे असल में क्या है कि लपेड़ा बाग में जब बच्चे पढ़ते थे तो उसमें कुछ बच्चे जेई और नीट जैसे एग्जामिनेशन को क्रैक करते थे, तो हमारे मन में आया कि अगर इनको अच्छा माहौल मिल जाए, एक नया प्लेटफॉर्म मिल जाए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए कि इनको कंपटीशन में भी ये बच्चे हमारे बहुत अच्छा कर सकते हैं। यही सोच करके मैंने बहुत सारी IITian फैकल्टी हायर की। अच्छा। मैं समझता हूँ कि साई इंटर कॉलेज की बड़ेल ब्रांच में लगभग 10 IITian होंगे। कोई IIT बॉम्बे से गोल्ड मेडलिस्ट है, कोई IIT दिल्ली का प्रोडक्ट है, किसी ने IIT कानपुर से कर रखा है, कोई IIT रुड़की का है, कोई IIT BHU का है, कोई IIT गुवाहाटी का है। तो कई IITian की फैकल्टी मैंने हायर पैकेज पर इकट्ठा किया है जिनको कॉम्पिटिटिव पढ़ाने का कई साल का एक्सपीरियंस है। इसी तरह से मेडिकल में पढ़ाने वालों को कोई डॉक्टर है, कोई BMS है, कोई MBBS है, ऐसी फैकल्टी मैंने हायर की। अब चूंकि महंगी फैकल्टी है तो सबसे बड़ी बात इसमें एक और भी है, टेस्ट सीरीज। इंटरमीडिएट में अगर बच्चा है 12th क्लास में या 11th क्लास में, उसके हफ्ते में एक टेस्ट अगर हो जाए जितना पढ़ाया गया है पूरे वीक में, तो बच्चों में ये खूबी होती है कि अगर उनको पता होता है कि परसों मेरा टेस्ट है तो वो जान लड़ा देते हैं कि हमें नंबर और लाने हैं और लाने हैं। तो एक तो उनका डर एग्जाम से दूर होता है, दूसरी बात उनके अंदर एक्यूरेसी आती है कि हमें क्या परफेक्ट करना है, टाइम मैनेजमेंट, कहाँ स्ट्राइक करनी है, टाइम मैनेजमेंट है कि हमको इतना टाइम मिलता है, इतने टाइम में इतने टाइम पीरियड में हमें ये क्वेश्चन करने हैं, कौन क्वेश्चन करना है और कौन छोड़ना है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग की वजह से ऐसे क्वेश्चन जानबूझकर उसमें डाले जाते हैं कि बच्चा उसमें फंस जाए, उसके 10-15 मिनट किल हो जाए, तो उनसे भी बचना है। अभी 12 तारीख को रिजल्ट आ रहा है JEE मेंस का। मैं समझता हूं कि बाराबंकी की धरती पर ये पहला रिजल्ट ऐसा होगा जो साई इंटर कॉलेज बड़ेल ब्रांच देने जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि 9-10 बच्चे 99 परसेंटाइल जरूर क्रॉस करेंगे JEE मेंस में। ये जो कॉम्पिटिटिव आप करा रहे हैं वहाँ पर तैयारियाँ, इसमें मेथड कैसे क्या चेंज किया है आपने? सर बहुत मेथड मैंने चेंज कर दिया है। टीचिंग का बहुत सारा मेथड चेंज किया है, जैसे कि बाराबंकी में अभी ऑनलाइन एग्जामिनेशन की कहीं सुविधा नहीं है। मेरा मन उधर गया कि चूँकि JEE की परीक्षा ऑनलाइन मोड में होती है, तो मैंने ऐसी कंप्यूटर लैब विकसित की जिसमें बच्चे लैब में जाकर के ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकें। और अभी जो एग्ज़ाम हुआ है JEE मेंस का, इसके पहले 2 महीने में करीब मैंने 20 टेस्ट करा दिया ऑनलाइन हर बच्चे का। और ये उसी लेवल के होते हैं? उसी लेवल का। और आप प्रवीण भाई मान लीजिए जो बच्चा यहाँ 300 में 160 स्कोर कर रहा था, वो असली एग्जाम में 200 के ऊपर क्रॉस कर गया है। बच्चों का कहना था कि जो यहाँ पेपर हो रहे थे वो ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहे थे और रियल एग्जाम में कम आया है उस लेवल का। तो मेरा मतलब ये था कि अगर ये कठिन चीज़ फेस कर लेंगे तो वहाँ इजीली जो है एग्जाम इससे हल्का आएगा और ये अच्छे नंबर फोड़ के आएंगे, और बच्चों ने फोड़ा है जी। उसका रिजल्ट ये मिलेगा, रिजल्ट दिखेगा आपको 12 तारीख को। मैं समझता हूँ कि 116 बच्चे मेरे पास मैथ्स ग्रुप में थे, 116 में आपको 40 बच्चे 90 परसेंटाइल क्रॉस किए हुए मिलेंगे।
अरे वाह। और करीब 25 बच्चे, कम से कम 25-30 बच्चे 95 परसेंटाइल क्रॉस करने में मिलेंगे। आपसे हम 13 तारीख को बात करेंगे और रिजल्ट के साथ विद प्रूफ। इन सब के बीच में आपको एजुकेशन का डॉन क्यों कहा जाता है? बहुत से लोग कहते हैं यार ये सब तो साई वाले, अरे तो शिक्षा के डॉन हो गए, माफिया हो गए, ऐसा क्यों, इस टाइप के आरोप क्यों लगाते हैं? अब आरोपों का क्या है, अगर कोई डॉन कह रहा है, किस सेंस में कह रहा है ये भी देखना पड़ेगा कि वो उसका सेंस क्या है, पॉजिटिव सेंस है या नेगेटिव सेंस है। वो जब आप पढ़िए तो ऐसे बहुत सारे लोग, हाँ, अगर उसका पॉजिटिव सेंस है तो उसका स्वागत है, अगर नेगेटिव सेंस है तो मैं समझता हूँ कि ये भ्रम, ये मिथक भी दूर होगा एक आने वाले समय में। आने वाले समय 5-6 सालों में ये मिथक हम दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। कैसे? जब कंपटीशन में सैकड़ों बच्चे निकलने लगेंगे तो मैं समझता हूँ कि लोग स्वयं कहने लगेंगे कि नहीं, दम है बंदे में। अभी हमने किसी स्टेयर में अगर 20 स्टेयर है तो अभी एक चढ़ा है, अभी 19 स्टेयर चढ़ना बाकी। ये कोटा से ज़्यादा पवित्र धरती हम बाराबंकी को बनाएंगे। आपसे परवेज वादा करते हैं कि आने वाले 10 सालों में हजारों बच्चों मेडिकल इंजीनियरिंग सिलेक्शन होंगे। लोग कहेंगे कि यहाँ बाराबंकी में कुछ काम हुआ है। ये वादा है मेरा, इस स्टूडियो में बैठ के वादा करके जा रहे हैं। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं सुरेंद्र जी, आपके साथ हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय दिया। और ऐसे ही खास विशिष्ट लोगों से हम आपको मिलवाते रहेंगे अपने इस पॉडकास्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।